सर्वप्रथम सभी छात्रों को मेरा हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त हो। आज इस वीडियो में हम राष्ट्र के स्वरूप, जो आपका पहला चैप्टर है, उसके जो मुख्य अवतरण हैं, उन अवतरणों से संबंधित प्रश्नोत्तर के प्रस्तुतिकरण पर प्रकाश डालेंगे। प्रश्नोत्तरों का प्रस्तुतिकरण किस तरह से आप सुंदर ढंग से, आकर्षक रूप में किस तरह से अपनी कॉपी में उसे लिखेंगे, इस पर हम प्रकाश डालेंगे ताकि आपको पूरे अंक मिल सके। पिछले पढ़ाए गए 2 वीडियो में मैंने राष्ट्र के स्वरूप के निर्माणक तत्वों में जो सबसे प्रथम तत्व है भूमि से संबंधित मुख्य अवतरण, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर पर मैंने प्रकाश डाला है। आज हम जो राष्ट्र के निर्माणक का दूसरा जो मुख्य तत्व है जन, उसके जो मुख्य अवतरण हैं, उन मुख्य अवतरणों पर आधारित जो प्रश्न हैं उसे मैं आपको बताऊंगी। और तो सबसे पहले ये जान लेना है कि 2 प्रश्न, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको आते ही हैं। 2 अनिवार्य रहता है, कुल 5 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के। 2 प्रश्नों में एक लेखक और शीर्षक से संबंधित रहता है और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 2 प्रश्न तो हर अवतरण में पूछे जाएंगे, उसके अलावा 3 प्रश्न और रहते हैं। तो राष्ट्र के स्वरूप का जो दूसरा मुख्य तत्व है जन, तो जन वाले भाग से जो मुख्य अवतरण है वह है यह प्रणाम भाव। यह प्रणाम भाव से लेकर के पहले ध्यान देना चाहिए, ये मुख्य अवतरण है, जिसे मैं संकेत के माध्यम से भी इंगित किया है। अब लेखक और शीर्षक का नाम जैसा कि आप जानते ही हैं। दूसरा उसका प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर विशेष जोर दिया है, अथवा प्रस्तुत अवतरण का प्रसंग लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने पृथ्वी को माता के समान मानने, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखने एवं उसका सम्मान करने पर विशेष जोर दिया है। दूसरा जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश, उसमें आप लोग अपनी किताब में और कॉपी में रेखांकित अंश को लिखना पड़ेगा। तो रेखांकित अंश है, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। अब इसकी व्याख्या 2 प्रश्न के माध्यम से है, चाहे प्रश्न के माध्यम से, और अगर रेखांकित अंश के रूप में पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, तो आप उसकी व्याख्या इस तरह लिखेंगे। दोनों प्रश्नों के उत्तर को मिलाकर लिखेंगे। मनुष्य का पृथ्वी के प्रति श्रद्धा भाव और प्रणाम भाव ही उसके संबंध को दृढ़ करता है। पृथ्वी और मनुष्य के घनिष्ठ संबंध से राष्ट्र मजबूत बनता है, क्योंकि राष्ट्र रूपी भवन के निर्माण के लिए वह मजबूत नींव के समान है, जिस पर विकसित राष्ट्र रूपी मजबूत भवन खड़ा होता है और जिस पर राष्ट्र लंबे समय तक अपना अस्तित्व कायम रखने में समर्थ होता है। अगला प्रश्न है,
मनुष्य का पृथ्वी के प्रति अधिकार और कर्तव्य किस मर्यादा को मानकर प्रखर होता है? इसका उत्तर है पृथ्वी माता है और मनुष्य उसका पुत्र है। इस मर्यादा को मानकर मनुष्य का पृथ्वी के प्रति अधिकार और कर्तव्य प्रखर होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी को रत्नगर्भा और वसुंधरा क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है पृथ्वी को रत्नगर्भा और वसुंधरा इसलिए कहा जाता है कि उससे हमें बहुमूल्य रत्न, धातुएं, अन्न, जल, बहुमूल्य लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी है? इसका उत्तर है प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने मनुष्य को पृथ्वी को माता मानकर उसके प्रति सेवा भाव, सम्मान और श्रद्धा का भाव रखने की प्रेरणा दी है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत अवतरण का साहित्यिक सौंदर्य लिखिए। इसका उत्तर है नंबर 1, पृथ्वी के प्रति मनुष्य का प्रगाढ़ प्रेम भाव राष्ट्र प्रेम का द्योतक है। दूसरा है भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। तीसरा शैली गंभीर विवेचनात्मक है। चौथा है भाव साम्य, राष्ट्र प्रेम के अभाव में वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऐसा भाव कविवर मैथिली शरण गुप्त की निम्न पंक्तियों में द्रष्टव्य है, जो इस प्रकार है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु है निरा और मृतक समान है। जो दूसरा इस भाग का जन भाग का जो दूसरा मुख्य अवतरण है वह है माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यहाँ से लेकर सौहार्द भाव अखंड है, यहाँ तक होगा। इसमें इस अंश में रेखांकित अंश जो है उसको मैं पढ़ती हूँ। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। ये पहला रेखांकित है, इसको निशान लगा लीजिए। किताब में और कॉपी में लिखते समय रेखांकित अंश को लिखना पड़ता है, पूरा अवतरण ही उतारना पड़ता है, लेकिन अगर अवतरण नहीं उतार पाते तो रेखांकित अंश अवश्य ही उतारना है। और इसी अवतरण का दूसरा, अगर पहला न पूछा जाए तो दूसरा अवतरण जो रेखांकित है वो भी निशान लगा लीजिए। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। ये यहाँ से यहाँ तक आप पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार यहाँ से लेकर के सौहार्द भाव अखंड है, यहाँ रेखांकित। चाहे ये रेखांकित अंश पूछ लिया जाए, चाहे शुरू का रेखांकित अंश पूछे। इसमें दो रेखांकित अंश जो मुख्य हैं वो आप अपनी किताब में निशान लगा लीजिए। अब इस अवतरण से जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न है, पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में विद्वान लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है, अथवा प्रस्तुत अवतरण का प्रसंग लिखिए। इसका उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि पृथ्वी पर रहने वाले जन अनेक भाषा बोलने वाले, विविध धर्मों को मानने वाले, अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले और अनेक संप्रदायों को मानने वाले हैं, फिर भी समान है और समान रूप से पृथ्वी के पुत्र हैं। दूसरा जो रेखांकित अंश
की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश को आपको लिखना है, जैसा कि मैंने रेखांकित अंश निशान लगवाया है। तो पहले रेखांकित अंश का ये व्याख्या है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार ममतामयी माता के लिए सभी पुत्र बराबर होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक इसी प्रकार पृथ्वी माता के लिए भी सभी मनुष्य बराबर हैं। उसके लिए कोई बड़ा छोटा या ऊंच नीच नहीं होता। सभी मनुष्य पृथ्वी माता के पुत्र हैं। सबके प्रति एक जैसा स्नेह का स्रोत प्रवाहित होता रहता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सभी सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकारी कौन हो सकता है? इसका उत्तर है, जो जन पृथ्वी माता की उन्नति करता है, उसकी प्रगति को देखकर प्रसन्न होता है, वही पृथ्वी की सभी सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकारी है। अगला प्रश्न है, दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण इनका सौहार्द भाव अखंड है। अब इस रेखांकित अंश की व्याख्या है। लेखक ने इस रेखांकित अंश में स्पष्ट किया है कि पृथ्वी की सीमा अनंत है। पृथ्वी पर स्थित नगरों, जनपदों, पुरों, गांवों, जंगलों और पर्वतों पर अनेक प्रकार के लोग निवास करते हैं। वे अनेक प्रकार की भाषा तथा विविध धर्मों को मानने वाले होते हैं, परंतु एक ही माता के पुत्र होने के कारण वे सब एक साथ प्रेम, सहयोग और सद्भाव से रहते हैं। विविध भाषाएं, अनेक धर्म, अलग अलग प्रदेश तथा भिन्न भिन्न रीति रिवाज उन्हें अलग नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, पृथ्वीवासियों का आपसी प्रेम क्यों नहीं खंडित होता? उत्तर, पृथ्वी के प्रति मातृभावना उन्हें एक सूत्र में पिरोए रखती है, इसलिए उनका आपसी प्रेम कभी खंडित नहीं